तो वेलकम बैक भैया आपके एक नए सेक्शन में। और आज हम क्या जानेंगे? आज का हमारा जो टॉपिक है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, वो है द मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है भैया। तो अब मोल कॉन्सेप्ट से पहले ये बताइए कि वन मोल क्या होता है? वन मोल, भैया वन मोल में उतने ही पार्टिकल्स होते हैं जितने कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में होते हैं। और वो कितने होते हैं? वो नियरली नियरली 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं भैया। ठीक है भैया। और इस बड़े से नंबर को हमने एवोगैड्रो नंबर भी बोल दिया था, तो आप उसको एन ए पार्टिकल्स भी बोल सकते हो। ओके भैया, ठीक है भैया। यहाँ तक सब क्लियर है। अब भैया ये बताओ, क्या बताओ भैया, ये बताओ कि वन मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं। ध्यान दीजिए, अगर वन मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं तो टू मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं भैया? टू मोल में टू इंटू एन ए पार्टिकल्स होते हैं भैया। टू मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? टू इंटू एन ए पार्टिकल्स। ठीक है जी, तो आप बोल दीजिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स, number of particles in 2 mole of a substance, in 2 mole of a substance। ठीक है भैया। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 2 मोल ऑफ अ सब्सटेंस कितना होता है? वो होता है 2 इंटू एन ए पार्टिकल्स। और भैया नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 3 मोल ऑफ अ सब्सटेंस क्या होता है भैया? 3 मोल ऑफ अ सब्सटेंस क्या होता है भैया? वो होता है 3 इंटू एन ए पार्टिकल्स। क्या यहाँ तक बात समझ में आई आपको? मैंने क्या कहा कि भैया वन मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? Na particles. What is this Na? It is Avogadro number. And what is this Avogadro number? It is 6.022 into 10 to the power 23 particles. अगर वन मोल में Na particles होते हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन टू मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस, टू इंटू Na particles। एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन थ्री मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस, थ्री इंटू Na particles। तो भैया आपको पता है, हमेशा ये Na particles फिक्स है ना? इसके साथ मल्टीप्लाई हो ही रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो ही रहा है। ये टू क्या था? ये थ्री क्या था? ये था नंबर ऑफ मोल्स। ये थ्री क्या था भैया? ये था नंबर ऑफ मोल्स, कि आप कितने नंबर ऑफ मोल्स में पार्टिकल्स ढूंढ रहे हैं। आप कितने नंबर ऑफ मोल्स में पार्टिकल्स ढूंढ रहे हैं, तो वो था नंबर ऑफ मोल्स। तो भैया ये क्या था? ये था नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो भैया हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया? कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर, इनटू एवोगैड्रो नंबर। यानी कि यहाँ से हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने का भी एक फॉर्मूला मिल गया। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है मोल्स में, आपको कोई सब्सटेंस दे रखा है और पूछ सकता है कि इसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, तो आप ऐसे निकाल दीजिए। ठीक है। और अगर आपसे बोल दिया जाए कि भैया ये बताओ कि 3 Na पार्टिकल्स है मेरे पास, इसका मतलब मेरे पास सब्सटेंस के कितने मोल्स हैं, पता कर सकते हो? भैया आपने नंबर ऑफ पार्टिकल बता दी 3 Na, और आपने पूछा नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। तो भैया नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला यहाँ से क्या आ गया? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला यहाँ से आ गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, अपॉन एवोगैड्रो नंबर। मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। क्यों भैया? क्योंकि एन एवोगैड्रो नंबर कितना होता है? इतना ही तो होता है। तो यहाँ से आपको नंबर ऑफ मोल्स का पहला फॉर्मूला मिल गया। आपको नंबर ऑफ मोल्स का निकालने का पहला फॉर्मूला मिल गया। और आप चाहें तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो ये है आपका हैशटैग वन फॉर्मूला। ठीक है जी। नंबर ऑफ मोल्स के बहुत सारे फॉर्मूलाज आपके पास आएंगे, पहला फॉर्मूला ये है। अब इतना नोट कीजिए, फिर इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। भैया ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ये क्या क्या हो सकते हैं? ये हो सकते हैं आयंस, एटम्स, मॉलिक्यूल, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है भैया। अब आप क्वेश्चन कीजिए।
कैलकुलेट कैलकुलेट द नंबर ऑफ कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन प्रेजेंट इन 5 मोल ग्लूकोज मॉलिक्यूल। मेरे पास 5 मोल ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं और मैंने आपसे पूछा है कि आप नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कीजिए इन 5 मोल्स ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। हाँ जी भैया, हो गया ट्राई। चलिए सॉल्व करते हैं। तो भैया ग्लूकोज मॉलिक्यूल, भैया 5 मोल ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में आप ये बताइए, क्या बताइए, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या है? एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है? आपने बोला C6H12O। आप मुझे बता सकते हैं कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स है? कितने नंबर ऑफ एटम्स है भैया? उसके लिए आपको एक टर्म पता होनी चाहिए, एटोमिसिटी। उसके लिए आपको एक टर्म पता होनी चाहिए, एटोमिसिटी। एटोमिसिटी क्या होता है? एटोमिसिटी होता है, व्हाट इज एटोमिसिटी? इट इज टोटल इट इज टोटल नंबर ऑफ एटम्स टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, ये होता है उस मॉलिक्यूल की एटोमिसिटी। किसी मॉलिक्यूल की एटोमिसिटी क्या होती है? उस मॉलिक्यूल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। तो भैया ग्लूकोज मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? तो आपने कहा फॉर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, फॉर ग्लूकोज मॉलिक्यूल एटोमिसिटी इज, भैया ग्लूकोज मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कीजिए। तो भैया इसके पास 6 कार्बन एटम्स हैं, प्लस 12 हाइड्रोजन एटम्स हैं, प्लस 6 ऑक्सीजन एटम्स हैं। तो टोटल ग्लूकोज मॉलिक्यूल के पास कितने एटम्स हैं? आपने कहा टोटल ग्लूकोज मॉलिक्यूल के पास 6 + 12 + 6। टोटल नंबर ऑफ एटम, ये नहीं पूछा एक पर्टिकुलर एलिमेंट के, टोटल अलग अलग एलिमेंट के कितने एटम है? 6 + 12 18, एंड 18 + 6 24 एटम्स है इसके। तो ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल की एटोमिसिटी क्या होगी? 24। ठीक है, तो यानी कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है? 24 एटम्स। आप ऐसे बोल दीजिए कि इसके एक मॉलिक्यूल में 24 एटम्स है, या आप बोल दीजिए कि इसकी एटोमिसिटी कितनी है? 24। एटोमिसिटी जो वर्ड है, ये आपको बुक्स में यूज हुआ हुआ मिलेगा कि भैया इसकी एटोमिसिटी 24 है, तो कुछ नहीं है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स है एक मॉलिक्यूल में कितना है। तो हमसे पूछा था कि 5 मोल ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है आपके पास, तो उसमें कितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स? तो भैया देखो, क्या देखो, यहाँ देखो, देखना भैया जरा कि 5 मोल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे। हम यहाँ से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर, इंटू एवोगैड्रो नंबर। कितने नंबर ऑफ मोल्स आपके पास है ग्लूकोज मॉलिक्यूल के? मैंने कहा 5 मोल है। कितने मोल है? 5 मोल। तो उसमें कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल होंगे 5 मोल में? 5 × Na मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है जी, आपके पास 5 मोल ग्लूकोज में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? अब इतने मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स होंगे? एक मॉलिक्यूल में 24 एटम्स। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए एक नया फॉर्मूला। क्या लिख दीजिए? नया फॉर्मूला #2। फॉर्मूला नंबर 2 है कि नंबर ऑफ एटम्स क्या होता है? देखिए यहाँ से फॉर्मूला देखिए, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू एटोमिसिटी। एटोमिसिटी भैया एक मॉलिक्यूल में 24 एटम, तो 5 Na मॉलिक्यूल्स में 5 Na इंटू 24 एटम्स। तो बस यहाँ से फॉर्मूला मिल गया कि नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? वो होते हैं नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू
एटॉमिसिटी। ठीक है भैया, समझ आया? तो नोट कीजिए, फिर इसको और अच्छे से लिखें। एटॉमिसिटी क्या है? टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। एक, हिंदी में क्या बोलते हैं, परमाणुकता, या क्या बोलते हैं, I don't know। हाँ, अनुभार नहीं बोलते, अनुभार तो मॉलिक्यूलर वेट को बोलते हैं, जो हमने कल सीखा था, है ना? अरे कोई टेंशन नहीं, आप पढ़ेंगे तो ये टर्म इंग्लिश में दिखेगा, हिंदी में तो पता नहीं क्या दिखेगा। ठीक है। तो बस इतना होता है कि एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स है। तो भैया ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में 24 एटम्स है। आपके पास कितने मोल ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है? 5 मोल। तो आप बता सकते हो कि 5 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 5 एन ए। भैया एक मोल में एन ए मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 5 मोल में 5 एन ए मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर एक मॉलिक्यूल में 24 एटम है, तो 5 एन ए मॉलिक्यूल्स में कितने एटम होंगे? 5 एन ए इंटू 24। तो यहाँ से उन्होंने बस, ये तो हमें ऐसे भी आता है भैया सब। मोल कॉन्सेप्ट क्या है? मोल कॉन्सेप्ट यूनिटरी मेथड है। मोल कॉन्सेप्ट केवल यूनिटरी मेथड है। अगर आपका यूनिटरी मेथड स्ट्रॉन्ग है, मोल कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है। ठीक है ना? बस फॉर्मूला लिख दिया मैंने कि भैया नंबर ऑफ एटम्स कैसे आएंगे? नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू एटोमिसिटी। तो नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। और अगर हम एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई ना करें, तो मोल और एन ए, एवोगाड्रो नंबर को मल्टीप्लाई करके क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या है? नंबर ऑफ। तो बस नोट कर लीजिए। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला मिल गया ना। लो, एक और फॉर्मूला, हैशटैग 3। हैशटैग 3 कि भैया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे नंबर ऑफ मॉल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो मोल कॉन्सेप्ट के 3 फॉर्मूले आपके सामने डिराइव हो चुके हैं। नोट कर लीजिए। समझ आ गया? नोट कर लीजिए। जी भैया, तो क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि नंबर ऑफ मोल्स के 3 फॉर्मूले मिले हैं मेरे को। पहला क्या मिला कि भैया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकते हैं आप? अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता हो तो बताएंगे कोई? आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, अपॉन एवोगैड्रो नंबर। या फिर आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। क्या होता है? वो होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ओके भैया। अब हैशटैग 2 क्या मिला था आपको? कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकाल सकते हैं आप? अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स पता हो तो निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। ठीक है जी। आप जानती हैं एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, बार बार उसकी वैल्यू नहीं लिखूंगा मैं, है ना? नहीं, अरे भैया एन ए से थोड़ी मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई तो नंबर से ही करोगे ना। हाँ, एन ए नहीं लिख सकते ना, मल्टीप्लाई करके कुछ नंबर तो बताओगे ना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने, आप कहोगे 10 नंबर, 10 मॉलिक्यूल्स है तो समझ आएगा, मुझे समझ आएगा कि 10 मॉलिक्यूल्स है। आप बोलोगे 10 एन ए मॉलिक्यूल्स है, तो कितने मॉलिक्यूल्स है समझ में नहीं आया। आप मल्टीप्लाई करके देंगे। नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट मॉलिक्यूल, ऑफ दैट मॉलिक्यूल, है ना? आप ये ऑफ दैट मॉलिक्यूल आप छोड़े, आप केवल नंबर ऑफ मोल्स लिख सकते हैं इनटू एवोगैड्रो नंबर, इनटू एटॉमिसिटी ऑफ दैट मॉलिक्यूल।
व्हाट इज एटॉमिसिटी? टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। जस्ट अ मिनट, हाँ। हाँ जी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट मॉलिक्यूल इनटू एवोगैड्रो नंबर इनटू एटॉमिसिटी ऑफ दैट मॉलिक्यूल। अब भैया ये एटॉमिसिटी ऑफ दैट मॉलिक्यूल क्या होता है? ये होता है टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल। उस मॉलिक्यूल में कितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है? टोटल नंबर्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल। प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल। ओके, ये होता है एटॉमिसिटी का मतलब। ओके भैया। ठीक है भैया, ये हो गया एस्टेक थ्री। अब आप एक बात बताइए। क्या बताइए? 1 मोल ऑक्सीजन एटम का वेट कितना होता है? मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम कितना होता है? अगर आपको पता है कि ऑक्सीजन एलिमेंट के एक एटम का मास होता है 16 AMU, तो 1 मोल एटम का कितना होता है? 16 ग्राम। 16 ग्राम। 1 मोल का मास होता है 16 ग्राम। तो फिर मास ऑफ मास ऑफ 2 मोल ऑक्सीजन एटम्स इन ग्राम में, ग्राम में बताना, किसमें बताना? ग्राम में। तो वो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 16 ग्राम। 2 इंटू 16 ग्राम। अच्छा एक बात तो बताओ कि मोलर मास क्या होता है ऑक्सीजन एटम का? मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या होता है? वो होता है 16 ग्राम पर मोल। मतलब 1 मोल का जो मास है वो 16 ग्राम है। और अगर आपको 2 मोल का मास चाहिए तो 2 इंटू 16 ग्राम पर मोल कर दो। भाई 1 मोल का मास कितना है? 16 ग्राम। तो अगर आपको 2 मोल का चाहिए तो 2 इंटू, और अगर आपको 3 मोल का चाहिए तो 3 इंटू। तो भैया एक बात बताओ, क्या आप यहाँ से ये देख सकते हो कि ये क्या निकाल रहे हो आप? ये मैं निकाल रहा हूँ मास ऑफ अ सब्सटेंस। निकाल रहा हूं मैं। किसमें निकाल दो? ग्राम में, किलोग्राम में, AMU में? इन ग्राम। मास ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम। कैसे निकाल दो? ये टू क्या है? व्हाट इज दिस टू? इट इज नंबर ऑफ मोल्स। व्हाट इज दिस टू? इट इज नंबर ऑफ मोल्स। एंड व्हाट इज दिस 16 ग्राम? व्हाट इज दिस 16 ग्राम? इट इज मोलर मास। इट इज मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। जी, ये मोलर मास है, क्योंकि भैया देखो 1 मोल का मास 16 ग्राम है। और अगर आपको 2 मोल का चाहिए तो आपने दो की मल्टीप्लाई करी किसके साथ? 1 मोल के मास के साथ। तो भैया यहां से आपके पास एक और फॉर्मूला आ गया कि अगर आपको किसी सब्सटेंस का मास चाहिए ग्राम में, तो आप उस सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स की मल्टीप्लाई कर दीजिए उसके मोलर मास के साथ। मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम पर मोल। मोलर मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम पर मोल। ठीक है जी। तो भैया जहां से आपके पास नंबर ऑफ मोल्स का एक नया फॉर्मूला आ गया, #4। #4 क्या आया? कि अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स चाहिए और आपको जो सब्सटेंस का मास गिवन है ना, आप इसको लिख सकते हैं मास ऑफ अ सब्सटेंस। मास ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम, इन ग्राम अपॉन मोलर मास, अपॉन मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम पर मोल। ठीक है जी। तो यहाँ पे सब्सटेंस का मोलर मास आ जाएगा जो कि फिक्स होता है। जो कि फिक्स होता है, सब्सटेंस का मोलर मास फिक्स होता है। और मास ऑफ अ सब्सटेंस वो आपको देगा। कैसे देगा? वो कहेगा ये बताओ, ये बताओ ऑक्सीजन एटम का मोलर मास क्या होता है? आपने बोला 16। आपने बोला 16। तो मैंने कहा ये बताओ, अगर मेरे पास 56 ग्राम ऑक्सीजन एटम है, तो उसमें मेरे पास ऑक्सीजन एटम के कितने मोल्स? तो 56 ग्राम यहाँ रखा।
और उसका मोलर मास 16 ग्राम यहाँ रखा, डिवाइड किया, आपको नंबर ऑफ मोल्स में। समझ आया? अब इतना बड़ा तो बार बार लिखेंगे नहीं, तो मैं इसको कैसे लिखता हूँ? अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स, हमेशा नंबर ऑफ मोल्स को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? एन। नंबर ऑफ मोल्स को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? एन, स्मॉल एन, नॉट कैपिटल। तो मैं इसको लिखता हूँ कि भैया नंबर ऑफ मोल्स एन जो होता है वो क्या हो जाता है? गिवन मास, जो मास उसने दिया है मेरे को कि भैया इतने ग्राम में बताना है। अच्छा, गिवन मास इन ग्राम, और मैं हमेशा लिखता हूँ ये इन ग्राम, क्योंकि गिवन मास एएमयू में भी हो सकता है, लेकिन उसे ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एएमयू को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं भैया? एएमयू को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 1 AMU इज इक्वल टू 1/NA ग्राम। 1 AMU इज इक्वल टू 1/NA ग्राम। एएमयू को मास में कैसे कन्वर्ट करते हैं भैया? 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। ओके, कन्वर्ट कर लेंगे एएमयू में, तो हम ग्राम में लेंगे, लेकिन यहाँ फॉर्मूले में ग्राम में ही आएगा। ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा? मोलर मास। और मैं हमेशा लिखता हूँ यहाँ पे क्या? इन ग्राम पर मोल। ये किसमें होगा? हमेशा ग्राम पर मोल। तो यहाँ से आप अपना हैशटैग फॉर फॉर्मूला नोट कर लीजिए। समझ आ गया डिराइव कैसे हुआ मोल कॉन्सेप्ट का चौथा फॉर्मूला? अच्छा भैया, अब एक खेल और भी हो जाएगा। क्या खेल हो जाएगा? ये ऊपर वाले जो 3 फॉर्मूले लिखे हुए ना, इन सब में नंबर ऑफ मोल्स की जगह ये भी तो लिख सकता हूँ मैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। यहाँ पे लिख दूंगा गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू एन। यहाँ पे लिख दूंगा गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू एन। डिपेंड करता है ना तुमने मुझे दिया क्या है। मान लिया तुमने मुझसे ये पूछा कि भैया 56 ग्राम ऑक्सीजन में, या ऑक्सीजन तो चलिए फिर भी एक एटम है, 56 ग्राम हाइड्रोजन गैस में। 56 ग्राम हाइड्रोजन गैस बोला है, और गैस मॉलिक्यूल होता है, एटम नहीं होता। 56 ग्राम हाइड्रोजन गैस में कितने एटम्स हैं हाइड्रोजन के, वो बताओ। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि उसने नंबर ऑफ मोल्स नहीं बताया, और ना ही उसने नंबर ऑफ पार्टिकल दिए, उसने मास दिया, और वो नंबर ऑफ एटम्स पूछे। और नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू एटॉमिसिटी। हाइड्रोजन गैस बोला तो आपको पता चल गई उसकी एटॉमिसिटी कितनी है? 2, क्योंकि उसमें कितने एटम होते हैं? 2। हाइड्रोजन गैस H2 मॉलिक्यूल होता है, उसमें कितने एटम होते हैं? 2 एटम होते हैं। तो एटोमिसिटी तो पता लग गई, एवोगैड्रो नंबर फिक्स है। नंबर ऑफ एटम्स पूछे, तो नंबर ऑफ मोल्स कहाँ से आएगी? उसने 56 ग्राम हाइड्रोजन गैस बोली है ना, तो हाइड्रोजन गैस यहाँ रखो 56 ग्राम, और उसका मोलर मास तो फिक्स है, कितना? 2 ग्राम पर मोल। 2 ग्राम पर मोल, यहाँ से आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, और ये नंबर ऑफ मोल्स उठा के यहाँ रख दो, तो आ जाएगा नंबर ऑफ एटम्स। तो ये चारों फॉर्मूले एक के साथ एक मदद कर सकते हैं आपकी। ठीक है, तो चारों फॉर्मूले नोट कर लीजिए, और अब इन चारों को एक जगह पर लिख लीजिए। जी भैया, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने के 4 फॉर्मूले मिल गए। तो नंबर ऑफ मोल का सिंबल क्या होता है? स्मॉल एन। ठीक है भैया। ओके, हमारे को ये 4 फॉर्मूले मिल गए। अब ये हम हर केस में कर क्या रहे हैं? हम हर केस में निकाल रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स। कैसे कैसे निकाल रहे हैं? या तो वो हमें बोलेगा कि इतने पार्टिकल्स में कितने मोल्स, इतने पार्टिकल्स में कितने मोल्स हैं, या बोलेगा इतने मोल में कितने पार्टिकल्स हैं। या तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स देगा, मोल निकालने होंगे, या नंबर ऑफ मोल देगा, पार्टिकल निकालने होंगे। या फिर बोलेगा कि 2 मोल ऑक्सीजन एटम का मास कितना है। 2 मोल ऑक्सीजन एटम का मास कितना है। या तो वो हमसे मास पूछ लेगा और मोल बता देगा, या फिर बोलेगा कि भैया 56 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल ऑक्सीजन है, ऐसे पूछे। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं पूछे। तो भैया बताओ, ऊपर वाले 4 फॉर्मूले देख के बताओ कि अगर नंबर ऑफ पार्टिकल से नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो क्या करूं? तो भैया देखो ना ऊपर वाला फॉर्मूला, कि अगर आपको नंबर ऑफ मोल चाहिए तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिवाइड कर दो। डिवाइड कर दो किससे? एवोगैड्रो नंबर से। और अगर नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स चाहिए तो एवोगैड्रो नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। आप एवोगैड्रो नंबर को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ पार्टिकल से, तो नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। और नंबर ऑफ पार्टिकल को डिवाइड कर दो एवोगैड्रो नंबर से, तो नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। और नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करना है, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करना है एवोगैड्रो नंबर से, तो क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ पार्टिकल। तो इतना हिस्सा क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। अब यहाँ पे बताओ, अगर नंबर ऑफ मोल्स गिवन है और मास ऑफ अ सब्सटेंस पूछा गया तो क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, मास ऑफ अ सब्सटेंस पूछ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? मोलर मास से मल्टीप्लाई।
मास ऑफ अ सब्सटेंस पूछे तो मोलर मास से क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स में मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। और भैया अगर आपको मास ऑफ सब्सटेंस गिवन है और आपसे बोला है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, गिवन मास से नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, तो मोलर मास से क्या करना पड़ेगा। तो बस यही तो है, चार फॉर्मूले। क्या है, यही तो है, चार फॉर्मूले। तो बस इस चीज को आप नोट कर लीजिए, इस चीज को आप क्या कर लीजिए, नोट। ये बन गया आपका माइंड मैप, ये बन गया आपका। लेकिन माइंड मैप का मतलब ये नहीं है कि आप ऊपर के चार फॉर्मूले भूल जाएंगे, उनको याद रखना। लेकिन ये तो आपका बिल्कुल क्विक रिस्पॉन्स होना चाहिए। ठीक है जी। अब स्मॉल कॉन्सेप्ट पे छोटे मोटे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे, स्मॉल कॉन्सेप्ट पे छोटे मोटे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए, लेकिन उससे पहले ये नोट हो जाए। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, नोट कीजिए। और अब क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू करते हैं। हाँ जी भैया। तो आपको क्या लगा कि मोल कॉन्सेप्ट यहाँ खत्म हो गए, मोल कॉन्सेप्ट यहाँ शुरू। अब आप बताइए, आपको क्या आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में पता है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, ये आपको ये नहीं पता कि आइडियल गैस क्या होती है, तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी। ये हम पढ़ेंगे फिजिक्स में भी थोड़ा सा, और ज्यादा इसके बारे में हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है जी, ज्यादा हम इसके बारे में पढ़ेंगे केमिस्ट्री के अंदर। आइडियल गैस का मतलब ये है कि ऐसी गैस जो सभी गैस लॉज को फॉलो करती है, चार्ल्स लो, बोल्स लो, उनको हम आइडियल गैस बोलते हैं। नहीं, ये दिस इज नॉट अ नोबल गैस, आइडियल गैस इज नॉट अ नोबल गैस। तो कुछ होती है आइडियल गैस जो हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अगर भैया हमारे पास ये कंटेनर है, हमारे पास ये कंटेनर है, इस कंटेनर की वॉल्यूम क्या है, इस कंटेनर की वॉल्यूम है V, इस कंटेनर की वॉल्यूम आयतन कितना है इसका V, और इस कंटेनर पे जो प्रेशर अप्लाइड है वो कितना है, वो है P। और ये कंटेनर किस टेम्परेचर पे रखा हुआ है, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर T पे रखा हुआ है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर और नॉर्मल टेम्परेचर में क्या अंतर होता है। पहली बात, एब्सोल्यूट टेम्परेचर को कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट हमेशा केल्विन होती है। अगर आप टेम्परेचर को केल्विन में मेजर करोगे तो वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, और डिग्री सेल्सियस में मेजर करोगे तो वो नॉर्मल टेम्परेचर। अगर आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर T, प्रेशर P और वॉल्यूम V पे एक आइडियल गैस ले लें, एक क्या ले लें, आइडियल गैस, एक कंटेनर के अंदर, तो मैं आपसे पूछूं कि बताइए, क्या बताइए, आप मुझे ये बताइए, अमाउंट ऑफ गैस कितना है, अमाउंट ऑफ गैस, अमाउंट ऑफ गैस। भैया अमाउंट ऑफ गैस किसी भी, हमने फंडामेंटल यूनिट्स में पढ़ा था, फंडामेंटल क्वांटिटीज में पढ़ा था कि किसी भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स। मतलब यहाँ पे गैस के कितने नंबर ऑफ मोल्स, आप मुझसे ये पूछ रहे हैं। तो भैया एक हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन होती है जो कि होती है पीवी इज इक्वल टू NRT, जहां पे भैया ये जो P होता है, वेयर P इज प्रेशर। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पीवी इज इक्वल टू NRT। ये आप अभी के लिए रट लीजिए, और आने वाले चैप्टर्स में आपको ये समझ आ जाएगा। यहाँ पे P है प्रेशर, जिस प्रेशर पे ये गैस रखी हुई है, और V है वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, जिस कंटेनर में ये गैस रखी हुई है, और T है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, परम ताप हिंदी में बोलते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और ये किस में मेजर किया जाता है, ये मेजर किया जाता है केल्विन में, इन केल्विन, हमेशा केल्विन में मेजर किया जाता है। ओके भैया। और ये आर क्या है, ये आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर क्या है, आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इस आर की कुछ तीन वैल्यूज होती है अलग अलग यूनिट्स के हिसाब से, उनको आप अभी के लिए रख लीजिए। तो आर इज इक्वल टू होता है 0.0821 लीटर एटमोस्फेयर पर कैलविन पर मोल। तो अगर लीटर एटमोस्फेयर पर कैलविन पर मोल में जो होगा, आर की वैल्यू ये रखी जाएगी। आर की एक और वैल्यू होती है 8.314 जूल पर कैलविन पर मोल। और आर की एक और वैल्यू होती है 2 कैलोरी पर कैलविन पर मोल। ठीक है जी, ये होती है आर की तीन अलग अलग वैल्यू।
जो डिपेंड इस बात पे करती है कि आपने वॉल्यूम लीटर में ली है, और प्रेशर एटमॉस्फेयर में लिया है, टेम्परेचर केल्विन में लिया है, और मोल तो हमेशा मोल ही रहेगा, एन के मोल। या फिर अगर आपका ये जूल में है एनर्जी, और टेम्परेचर केल्विन में मोल में, एनर्जी कैलोरी में ली है तो केल्विन में मोल में। क्योंकि ये जो पी वी होता है, डब्ल्यू, ये वर्क डन भी होता है, ये हम इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। पी वी वर्क डन भी होता है, डब्ल्यू इक्वल टू पी वी। और डब्ल्यू वर्क डन एनर्जी के इक्वल होता है। एनर्जी के लिए जूल हो सकती है, एनर्जी की यूनिट कैलोरी भी तो हो सकती है, कैलोरी। व्हाट इज दिस, CAL, इट इज कैलोरी। पढ़ा ना आपने, कितने कैलोरी एनर्जी खर्च हो रही है। कैलोरी पर केल्विन पर मोल, जूल पर केल्विन पर मोल, लीटर एटमोस्फेयर। व्हाट इज दिस, ATM, इट इज एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर, ये प्रेशर की यूनिट होती है। कितने एटमोस्फेयर प्रेशर है, 2 ATM प्रेशर है, 2 एटमोस्फेयर प्रेशर है। तो लीटर एटमोस्फेयर पर केल्विन पर मोल, जूल पर केल्विन पर मोल, कैलोरी पर केल्विन पर मोल। तो ये आर की अलग अलग वैल्यूज होती है, ये होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। उसके बाद ये एन क्या होता है, व्हाट इज दिस एन, इट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इट इज अमाउंट ऑफ गैस। अमाउंट ऑफ गैस मतलब नंबर ऑफ मोल्स, मतलब नंबर ऑफ मोल्स। तो यहां से आ जाएगा। अब भैया एक बात बताओ, क्या बताओ, आर की 4 वैल्यू याद हो जाएंगी? हो जाएंगी, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर की वैल्यू कोई आपको बताएगा थोड़ी। भैया आर की वैल्यू कोई आपको बताएगा थोड़ी, ये तो कांस्टेंट है, ये तो आपको याद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। तो कैलकुलेशन में यूज होंगी आर की वैल्यूज। डिपेंड करता है कि आपकी बाकी पैरामीटर्स किस यूनिट में मेजर हुए, उस हिसाब से आर अपनी अपनी वैल्यू मिलेगी। आर की वैल्यू ये भी हो सकती है, आर की वैल्यू ये भी हो सकती है, आर की वैल्यू ये भी हो सकती है। तो इतना तो समझ आया। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब टी को छोटा मत बना देना, वहां पे टी हमेशा एब्सोल्यूट टेम्परेचर लिखा जाता है। अब भैया ये बात, आपने बोला आइडियल गैस इक्वेशन होती है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ये एन क्या होता है? ये होता है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? वो होता है गिवन मास, होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है भैया, ये होता है। और ये होता है प्रेशर, ये होता है वॉल्यूम, और ये होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और ये होता है टेम्परेचर। तो भैया अगर आप मोलर मास को इधर ले जाओ और वॉल्यूम को अपॉन में ले जाओ, तो प्रेशर इनटू मोलर मास, मोलर मास को मैंने एम लिख दिया, और यहाँ पे आ गया गिवन मास, और यहाँ पर आ गया वॉल्यूम, यहाँ पे आ गया वॉल्यूम, और यहाँ पे आ गया आर, यहाँ पे आ गया टी। तो भैया मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। तो भैया इसको मैंने लिख दिया डी आर, और यहाँ पे आ गया प्रेशर। और मोलर मास को आप कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलर मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एम से। तो भैया यहाँ से आपको फॉर्मूला मिल गया किसका? डेंसिटी ऑफ अ गैस। गैस कितनी डेंस है वो भी निकाल सकते हैं, डेंसिटी ऑफ अ गैस। कैसे निकाल सकते हैं? उसका फॉर्मूला हो जाएगा PM इज टू DRT। और ये डी क्या होता है? डी इज इक्वल टू PM अपॉन RT, PM अपॉन RT, वेयर डी इज व्हाट, वेयर डी इज डेंसिटी ऑफ अ गैस, एंड P यू नो, इट इज प्रेशर, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, M क्या है? M है मोलर मास, M इज मोलर मास। मोलर मास किसका? गैस का। गैस की डेंसिटी निकाल रहे हो ना, ठीक है। और P क्या है? प्रेशर। और R क्या है? गैस कांस्टेंट। और T क्या है? टेम्परेचर। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो आपको दो फॉर्मूले मिल गए। एक तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला मिल गया, किससे? गैस के केस में, गैस के केस। और गैस की डेंसिटी भी निकालने का फॉर्मूला मिल गया। तो ये #5 और #6 फॉर्मूले हैं आपके पास। इन सभी फॉर्मूलाज को आप एक पेज पर लिख देंगे। ये #6। तो 5 कहाँ गया? वो ये रहा।
यहाँ से अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स चाहिए तो वो कैसे आएगा, एन इज इक्वल टू पीवी अपॉन आर टी, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू प्रेशर वॉल्यूम अपॉन गैस कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। ये आ गया आपका हैशटैग। ठीक है, आप इनको नोट कर लीजिए। हाँ जी भैया, तो ये आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने आ गए। ठीक है भैया, अब आप मुझे ये बताइए कि अगर टेम्परेचर ले लिया जाए, अगर टेम्परेचर ले लिया जाए 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब भैया सेल्सियस में कैसे ले लिया, ये तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर था, तो वो होता है 273.15 केल्विन, है ना, या 273 केल्विन बोल दीजिए, एग्जैक्टली होता है। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर ले लिया आपने। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी ले लिया जाए ये। और भैया अगर प्रेशर ले लिया जाए, अगर प्रेशर ले लिया जाए 1 एटमोस्फेयर, प्रेशर ले लिया जाए 1 एटमोस्फेयर, और नंबर ऑफ मोल्स ले लिया जाए गैस के 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस ले लिया जाए 1 मोल। ठीक है भैया, तो भैया इन कन्वेंशन में वॉल्यूम ऑफ अ गैस कितनी आएगी, वॉल्यूम ऑफ अ गैस, भैया वॉल्यूम ऑफ अ गैस कितनी आएगी पी। तो भैया देखो, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, आपको क्या चाहिए, वी, तो वी हो जाएगा एन आर टी अपॉन पी। अब देखो भैया, आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, आपको टेम्परेचर गिवन है, आपको प्रेशर गिवन है, आर क्या लेंगे भैया, आर की 3 वैल्यू थी, आर की 3 वैल्यू थी, जरा देख के बताइएगा कि उन 3 वैल्यू में से आपको कौन सी ठीक वैल्यू लग रही है तो यहाँ लेनी चाहिए। बिल्कुल सही बोला, आर की वैल्यू जो है वो आप लेंगे 0.0821 लीटर एटमोसफेयर पर कैलविन, 0.0821 लीटर एटमोसफेयर पर कैलविन पर मोल। ओके भैया, अब ध्यान दीजिए, क्या ध्यान दीजिए भैया, ये ध्यान दीजिए कि अगर आप, अगर आप यहाँ पर P इज इक्वल टू 1 मोल इंटू 0.0821 लीटर एटमोसफेयर पर केल्विन पर मोल इंटू टेम्परेचर को रख दीजिए 273.15 केल्विन अपॉन प्रेशर रख दीजिए 1 एटमोसफेयर। तो जो वॉल्यूम ऑफ अ गैस आती है ना, वो कैलकुलेट करने के बाद आती है 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। वॉल्यूम ऑफ अ गैस कितनी आती है, 22.4 लीटर। तो भैया ये क्या है, ये है वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस एट एस टी पी। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस एट 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 एस टी पी। ये एस टी पी क्या है, एस टी पी होता है, एस टी पी क्या है, एस टी पी होता है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो भैया ये वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस नहीं है, ये है, ये है वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे किसी आइडियल गैस का 1 मोल हमेशा 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर। और ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन ले लेगा और प्रेशर को 1 एटमोसफेयर रख देगा, तो आइडियल गैस का 1 मोल कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, 22.4 लीटर हमेशा। क्योंकि भैया स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड वर्ड का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड वर्ड का मतलब है फिक्स, हमने एज्यूम कर लिया ये टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स है, मतलब टेम्परेचर हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा, प्रेशर हमेशा 1 एटमोसफेयर रहेगा। तो उस केस में आइडियल गैस का 1 मोल कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, तो मोल भी तो फिक्स हो गए, 1 मोल, 1 मोल, प्रेशर फिक्स, टेम्परेचर फिक्स, मोल फिक्स, आर फिक्स। जब ये सब फिक्स तो वॉल्यूम फिक्स, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे किसी भी आइडियल गैस 1 मोल 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो ये है एस टी पी, ये क्या है,
एस टी। अब भैया ये तो हो गया एस टी पी। हाँ जी बताएं। हाँ बी वॉल्यूम यूनिट, वो तो क्यूबिक मीटर होती है। वो तो क्यूबिक, लेकिन आपने जो आर रखा है वो तो लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल लिखा है। मतलब प्रेशर एटमॉस्फेयर में, टेम्परेचर केल्विन में, मोल मोल में, और वॉल्यूम वॉल्यूम किसमें आएगी, लीटर में। अभी आपको लीटर को क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करना सिखा देंगे, पहले आप इतना याद करिए, ठीक है। अब एक सेकंड रुकेंगे। अब भैया एक बात बताओ, ये तो था एस टी पी। एक होता है, एक होता है एनटीपी। एनटीपी क्या होता है? एनटीपी होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। व्हाट इज एनटीपी? इट इज नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। एनटीपी इज नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब ये है, हाँ जी भैया, एनटीपी क्या होता है? एनटीपी होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका मतलब कि अगर आप प्रेशर को ले लिया जाए, अगर आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर, अगर आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर अगर आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी को ले लें 0 डिग्री सेल्सियस। भैया डिग्री सेल्सियस में एब्सोल्यूट टेम्परेचर मेजर नहीं होता है, वो किसमें मेजर होता है, केल्विन में। तो 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 273.15 केल्विन, अगर एक्यूरेट देखा जाए तो। कैलकुलेशन में हम 273 केल्विन रख के कैलकुलेट कर लेते हैं। और प्रेशर को कन्वर्ट कर दिया जाए, क्या प्रेशर को क्या कर दिया जाए? देखिए, जब आपने एसटीपी लिया था तो प्रेशर 1 एटमोस्फेयर लिया था। लेकिन अगर अब की बार आप प्रेशर को 1 एटमोस्फेयर ना रख के 1 बार रखते, आप जानते हैं ना, प्रेशर की यूनिट बार भी होती है, प्रेशर की यूनिट पास्कल भी होती है, प्रेशर की यूनिट एटमोस्फेयर भी होती है। अगर आपकी बार आप प्रेशर को 1 बार कर दे, ना कि 1 एटमोस्फेयर, और फिर पूछे, क्या पूछे, ये बताइए, इस केस में आइडियल गैस के 1 मोल की क्या वॉल्यूम होगी? तो तो आपने बोला आइडियल गैस के 1 मोल की क्या वॉल्यूम होगी, तो आपने मोल कितने लिए, 1। तो भैया आर बता दीजिए फिर कितना रखा जाएगा। आर क्या रखा जाएगा भैया? आर अगेन यही रखा जाएगा भैया, 0.0821 एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। और भैया आप वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे कैसे? V इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन पी। भैया देखो, आपको पता है, आपको ये पता है कि पी बी इज इक्वल टू एन आर टी। और आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होती है एन आर टी अपॉन पी। अब की बार अगर आप यहाँ पे इन सभी वैल्यूज को पुट करेंगे तो वो आएगा 22.7 लीटर। पहले क्या आ रहा था? 22.4 लीटर। ये क्या है? ये है वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एट एन टी पी। ठीक है जी। इसका मतलब पता है क्या है? कि अगर 1 एटमोस्फेयर प्रेशर, ये है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और ये है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब अब यहाँ पे हमने एक नया कन्वेंशन यूज करा, हमने बस प्रेशर को 1 एटमोस्फेयर ना रख के 1 बार रख दिया। तो आइडियल गैस की वॉल्यूम 22.4 लीटर ना आके कितनी आ गई, 22.7 लीटर। अब आपसे पूछा जाए कि भैया एसटीपी पे आइडियल गैस का 1 मोल की वॉल्यूम क्या होती है, 22.4 लीटर। एनटीपी पे क्या होती है, 22.7 लीटर। हम ज्यादातर इससे कैलकुलेट करते हैं क्योंकि ये ओल्डर कन्वेंशन थी, इस पे ज्यादा क्वेश्चन बने हुए हैं। बाकी कभी एनटीपी बोल दिया तो 22.7 लीटर से बहुत ज्यादा फर्क आपके आंसर में नहीं आएगा। ठीक है। तो आप एक बात याद रखिए कि एसटीपी पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, किसी आइडियल गैस, याद रखिए केवल आइडियल गैस, ऐसी नॉर्मल गैस नहीं, आइडियल गैस का 1 मोल 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। जी हाँ सर। जी भैया, तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब ये कुछ छोटे मोटे कन्वर्जन है, यूनिट को कन्वर्ट करने में आपको कैलकुलेशन में हेल्प करेंगे, तो फटाफट इनको नोट कर लीजिए। तो भैया देखिए, 1 जूल में कितने अर्ज होते हैं, 10 टू दी पावर 7 अर्ज होते हैं। 1 कैलोरी और जूल में क्या रिलेशन होता है, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल। तो कैलोरी को जूल में बदल सकते हैं जी, और जूल को कैलोरी में बदल सकते हैं कैसे, 4.2 से डिवाइड कर दो। ओके।
केल्विन में अगर टेम्परेचर दिया तो उसे डिग्री सेल्सियस में बदल सकते हैं। हाँ, और डिग्री सेल्सियस में दिया तो केल्विन में बदल सकते हैं जी। अगर टेम्परेचर सेल्सियस में है तो क्या उसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया जा सकता है? यस। और फ़ारेनहाइट में दिया तो सेल्सियस में कन्वर्ट किया जा सकता है? यस। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। लोग पता है क्या सोचते हैं कि 1 लीटर में 1000 मीटर क्यूब होते हैं। ऐसा नहीं है। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, याद रखिए। 10th क्लास में आपने मेंसुरेशन में इस चीज को बार बार यूज करा होगा। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब बाकी प्रेशर की यूनिट्स को कन्वर्ट कर लेते हैं, आप नोट कीजिए, मैं लिखता हूँ। चलिए नोट कीजिए कि 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की। ओके। और 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर इक्वल होता है किसके? इक्वल होता है 101,325 पास्कल के। ये सभी यूनिट्स प्रेशर की ही है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल, एटमोस्फेयर, ठीक है ना, इनके बीच का रिलेशन है। और भैया 1 एटमोस्फेयर इक्वल होता है 1.01325 बार की, ठीक है भैया। और 1 एटमोस्फेयर इक्वल होता है 7760 mm ऑफ Hg। प्रेशर को जब मेजर किया गया था तो मरकरी की हेल्थ से मेजर किया गया था, तो कितने उसकी हाइट बढ़ी थी? तो 1 एटमोस्फेयर इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg होता है। और 1 एटमोस्फेयर, ये आगे भी आपको समझ में आएगा कि mm ऑफ Hg कैसे है, बार कैसे है, पास्कल कैसे है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कैसे है, जब आप आइडल गैस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, फिलहाल आप इनको नोट कर लीजिए ताकि आपको कन्वर्जन में हेल्प हो। तो 1 एटमोस्फेयर इक्वल टू होता है 760 टोर के। टोर भी क्या है? टोर भी प्रेशर की एक यूनिट ही है, ठीक है। तो एटमोस्फेयर को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, एटमोस्फेयर को पास्कल में, एटमोस्फेयर को बार में, एटमोस्फेयर को मिलीमीटर Hg में, एटमोस्फेयर को टोर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही उल्टा भी कर सकते हैं। बस हो गया खत्म। इसको नोट कर लीजिए और आपका काम हो गया। ठीक है जी। ऐसे ही अगर आप इसका उल्टा देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 1 पास्कल इक्वल किसके होता है? ये होता है 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर के। याद रखिए, 1 पास्कल और 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर इक्वल होते हैं आपस में। ओके। तो ये एक राज की बात हो गई। ये एक राज की बात हो गई। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि 1 एटमोस्फेयर 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 101325 पास्कल, एक ही बात है। और याद रखिए एक और राज की बात, कि जो 1 टोर होता है वो 760 mm ऑफ Hg के, सॉरी, 1 mm ऑफ Hg के बराबर होता है। 1 टोर 1 mm ऑफ Hg के बराबर होता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 1 एटमोस्फेयर 760 mm ऑफ Hg होता है, या 1 एटमोस्फेयर 760 टोर होता है, क्योंकि 1 टोर इक्वल्स टू 1 mm ऑफ Hg। अंडरस्टूड? गुड। देन 1 बार को, जो 1 बार होता है ना, जो 1 बार होता है वो 100 किलो पास्कल के इक्वल होता है। 1 बार 100 किलो पास्कल के इक्वल होता है। मीन्स देखिए, 100 तो ये रहा, और उसके बाद किलो का मतलब क्या है? 3 zeros और। किलो का मतलब क्या है? 3 zeros और पास्कल। भाई 1 किलो में 3 zeros होते हैं ना, या बोल दीजिए इसको 10 की पावर 5 पास्कल। कितने जीरोस है? 5 जीरो है। पीए का मतलब क्या है? पास्कल। टोर भी प्रेशर की एक यूनिट ही है। 1 टोर इक्वल्स टू 1 mm ऑफ Hg। जैसा कि आपने देखा कि जो 1 एटमोस्फेयर होता है वो होता है 1.01325 बार की। इसी तरीके से 1 बार जो होता है, अगर आप डायरेक्ट याद करना चाहते हैं कि वो कितने एटमोस्फेयर के बराबर होता है, हालांकि इसको डिवाइड करेंगे बस, वो होगा 0.9869 एटमोस्फेयर। ठीक है जी, ये कुछ कन्वर्जन है, इनकी हेल्प से आप कन्वर्ट कर सकते हैं यूनिट्स को, बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं। व्हाट इज इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट है ये ये सब इंपॉर्टेंट है। बाकी ये नीचे वाला, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है यार भैया, आप अनइम्पोर्टेंट थोड़ी लिखोगे, नोट करो सब। ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।